700 साल पहले कैसा था भारत, यहाँ देखें। सदियों से भारत विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इनमें कई ऐसे भी रहे जिन्होंने भारत को गहरे तक जाना, समझा और जो पाया उसे दुनिया तक पहुंचाया। हवेन सांग, अल बरूनी, फायांग मैक्सथनीज, मार्को पोलो कुछ ऐसे यात्री हैं जिन्होंने इतिहास लिखा भी और बनाया भी। ऐसा ही एक खास यात्री था इब्न बतूता। मोरक्को के रहने वाले इब्न बतूता ने जितनी लंबी यात्रा की वह बेमिसाल है। बताया जाता है कि उसने 22 साल की उम्र में विश्व भ्रमण शुरू किया और 30 साल तक सिर्फ घूमता रहा। इस दौरान उसने करीब 75,000 मील की यात्रा की। मध्यकाल में वह अकेला ऐसा यात्री था जिसने अपने दौर के हर मुस्लिम शासक के राज्य की सैर की। उसकी इस यात्रा में उत्तरी व पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन शामिल थे। इन यात्राओं में बतूता ने जो कुछ देखा और महसूस किया वह रिहला नाम के एक ग्रंथ में संकलित किया। रिहला अरबी शब्द है जिसका अर्थ है यात्रा वृतांत। करीब 450 साल तक दुनिया की नजरों से दूर रहे अरबी भाषा के इस ग्रंथ को 1809 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान सामने लाए। फिर अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन आदि भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। रिहला के भारत वाले हिस्से का हिंदी अनुवाद कर एक अलग पुस्तक इब्न बतूता की भारत यात्रा बनाई गई, जिसका पहला संस्करण 1933 ईस्वी में वाराणसी के श्री काशी विद्यापीठ ने प्रकाशित किया। 6 दशक बाद राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इसे फिर प्रकाशित किया। इसके अनुवादक दिवंगत मदनगोपाल का लेखकीय पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ग्रंथ का हिंदी रूपांतर कितना कठिन काम रहा होगा। उन्होंने इसके लिए गिब्स के किए गए अंग्रेजी अनुवाद के अलावा अनेक उर्दू कृतियों, भूगोल की पुस्तकों की भी मदद ली। बड़े जतन से कई दुर्लभ चित्रों व मानचित्रों को जुटाया ताकि पुस्तक को अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाया जा सके। पुस्तक की भूमिका के अनुसार इब्न बतूता 14 जून 1325 को घर से हज के लिए निकला था। रास्ते में ट्यूनिस के व्यापारियों के साथ होलिया और अल्जीरिया, ट्यूनिस होते हुए 5 अप्रैल 1326 को अलेक्जेंड्रिया जा पहुंचा। यह उस समय दुनिया के 4 सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों में था। 30 साल के लंबे सफर के बाद घर लौटकर जब वह देशवासियों को यात्रा का हाल बताता तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मोरक्को के बादशाह और उसके वजीर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। एक सचिव नियुक्त किया जिसका काम बतूता की याददाश्त के आधार पर दिए गए ब्यौरे को लिपिबद्ध करते जाना था। इसके बाद सुल्तान ने उसे काजी के पद पर नियुक्त किया। 73 साल की उम्र में यह महान यात्री आखिरकार अनंत यात्रा पर रवाना हो गया। ये किताब शुरू होती है सन 734 हिजरी में मुहर्रम उल एहराम की पहली तारीख को इब्न बतूता के सिंधु नदी पर आगमन के साथ। बतूता ने बताया है कि उस जगह का दूसरा नाम पंजाब भी था। मुहम्मद शाह तुगलक का राज्य वहीं से आरंभ होता था। उस समय की डाक व्यवस्था बेहद चुस्त थी। पैदल व्यक्तियों और घुड़सवारों के जरिए संचालित होती थी। चिट्ठियों और वस्तुओं को ही नहीं बल्कि खतरनाक अपराधियों तक को खाट से बांधकर एक से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। सिंधु पहुंचने पर बतूता ने पहली बार गेंडा देखा। यहाँ जनानी नामक नगर से होते हुए वे सैवस्तान पहुंचे जो रेगिस्तानी शहर था। यहाँ लोग भैंस का दूध, काबुली मटर की रोटी और रेग मछली प्रमुख रूप से खाते थे। बतूता वहां से काजी अलाउल मुल्क के साथ लाहरी बंदर पहुंचा और भगकर पूछा होते हुए मुल्तान, जो उस समय सिंधु प्रदेश की राजधानी थी। यहां उसकी मुलाकात मुल्तान के हाकिम कुतुब उल मुल्क से हुई। उन दिनों और भी कई विद्वान नगर में ठहरे हुए थे। 2 महीने मुल्तान में गुजारने के बाद वे लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। 40 दिन की यात्रा थी यह। मुल्तान से चलकर बतूता और उसके साथी अबोहर पहुंचे। ये छोटा सा शहर बतूता को बहुत सुंदर लगा। उसने किताब में मूंग, मोठ, लोबिया, धान के बारे में बताया जो उस समय भी भारतीय भोजन का हिस्सा थे। अबोहर से अबीवक्खर के रास्ते में एक जंगल में उन पर लुटेरों के दल ने हमला किया, लेकिन इस लड़ाई में जीत बतूता और उसके साथियों की हुई। 2 दिन बाद वे अजोधन पहुंचे जहां उनकी मुलाकात बादशाह के गुरु शेख फरीउद्दीन से हुई। यही बतूता को सती प्रथा के बारे में पता चला। इसके बाद सिरसा, हांसी और मसूदाबाद होते हुए वे लोकपालम गांव पहुंचे जो उस समय दिल्ली से 10 कोस दूर था। जब वे वहां पहुंचे तो बादशाह तुगलक कन्नौज गया हुआ था। किताब में बताया गया है कि दिल्ली उस वक्त एक नगर नहीं था बल्कि एक दूसरे से सटकर बसे 4 शहरों से बना था। सीरी, तुगलकाबाद, मोहम्मद शाह तुगलक का बसाया जहांपनाह शहर और चौथा खुद दिल्ली।
बतूता के अनुसार बादशाह का विचार चारों शहरों के चारों ओर एक विशाल प्राचीर बनवाने का था, लेकिन ज्यादा खर्चा होता देख काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। नगर के 28 द्वार थे। दिल्ली में बतूता जिन स्थापत्य रचनाओं से अत्यंत प्रभावित हुआ, उनमें जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और मेहरौली का लौह स्तंभ तो थे ही, पर नगर हौज भी उसे बहुत पसंद आए थे। इन्हीं में से एक हौज ए खास के बारे में बतूता ने लिखा है कि इसके तट पर 40 गुंबद बने थे। हौज के चारों तरफ गाने बजाने वाले रहा करते। कुछ समाधियों का वर्णन भी उसने अपनी किताब में किया है। पुस्तक के चौथे अध्याय में बतूता ने दिल्ली के बादशाहों के माध्यम से दिल्ली का इतिहास बताया है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होकर अल्तमश, रजिया, बलबन, खिलजी और मोहम्मद शाह तुगलक जैसे अनेक शासकों का जिक्र आता है। पुस्तक का 5वां अध्याय सम्राट मोहम्मद शाह तुगलक का समय है। तुगलक के स्वभाव के बारे में बतूता ने लिखा है कि वह अपने अधिकतर फैसले उचित अनुचित का विचार किए बिना करता था। फिर चाहे किसी को दंड देना हो या दान, कोई दिन जाता होगा जब वह किसी भिखमंगे को अमीर न बनाता हो या किसी का वध न करता हो। इसके बावजूद वह न्यायप्रिय और उदार हृदय वाले बादशाहों में गिना जाता था। उसके राजप्रसाद को दारे सारा कहते थे, जिसमें प्रवेश के लिए कई दरवाजों को पार करना पड़ता था। पहले 3 दरवाजों पर सैनिकों का पहरा रहता। उनके साथ सरना, शहनाई और नगाड़े वाले भी मौजूद रहते, जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रवेश पर साज बजाकर उसके आने की सूचना देते थे। पहले दरवाजे के बाहर जल्लादों के लिए चबूतरे बने थे, जिन पर बादशाह के आदेश पर अपराधी का सिर काटा जाता और 3 दिन के लिए पहले द्वार पर लटका दिया जाता था। दूसरे और तीसरे दरवाजे के बीच एक बड़ा चबूतरा था। इस पर घोषणा करने वाला व्यक्ति बैठा करता था, जिसके एक हाथ में स्वर्णदंड व सिर पर मोरपंख लगा एक टोपीनुमा साफा होता था। तीसरे दरवाजे पर मुत्सद्दी बैठते थे, जो ऐसे किसी भी व्यक्ति को भीतर नहीं जाने देते थे जिसका नाम रजिस्टर में न लिखा हो। बतूता द्वारा दिए गए वर्णनों के आधार पर कहा जा सकता है कि तुगलक दिल्ली पर राज करने वाले बेहतरीन बादशाहों में से था। दिल्ली को उजाड़ने और फिर से बसाने की नाकाम कोशिश उसके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसने उसके सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया और इतिहास में उसे एक सनकी राजा के रूप में पेश किया। 7वें अध्याय में बतूता निजी अनुभवों के ब्यौरे पर आता है। इसकी शुरुआत होती है बतूता के राजमहल पहुंचने के साथ। बादशाह ने बतूता को दिल्ली के काजी का पद सौंपा था और उसकी आमदनी 12,000 दीनार सालाना तय कर दी थी। कुछ गांव जागीर में दिए जाने का आदेश भी जारी किया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद बादशाह किसी वजह से उससे इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उस पर पहरा लगवा दिया। जब उसे आजादी मिली तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह शेख कमालुद्दीन अब्दुल्ला गाजी की सेवा में लग गया। जब सम्राट को उसके भिक्षुक बनने का पता चला तो उसने बतूता को बुलाकर फिर से नौकरी करने का आग्रह किया। बादशाह ने कहा कि वह उसे अपना दूत बनाकर चीन के सम्राट के पास भेजना चाहता है। पूरी तैयारियों और साजो सामान के साथ बतूता और उसके साथियों का लश्कर चीन के लिए रवाना हो गया। तिलवत बयाना होते हुए विकोल, जिसे आज हम अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, आ पहुंचे। यहां उनका सामना हिंदुओं के विद्रोह से हुआ। एक बार बतूता विद्रोहियों की पकड़ में आ गया। वे उसे मार डालने का मन बना चुके थे, लेकिन उसकी निगरानी जिस बूढ़े व्यक्ति को सौंपी गई थी, उसे बतूता पर दया आ गई और उसने उसे भगा दिया। 1 हफ्ते से भी ज्यादा भटकने के बाद भूखा प्यासा बतूता कोल से 2 कोस दूर बसे गांव ताजपुरा पहुंचा। वहां वह अपने साथियों से मिलने में सफल हुआ और वे कन्नौज, ग्वालियर, चंद्री, उज्जैन होते हुए दौलताबाद पहुंचे, जहां उन्होंने देवगिरी दुर्ग के दर्शन किए। बतूता ने लिखा है कि उस किले में इतने बड़े बड़े चूहे थे कि बिल्लियां तक उनसे भयभीत रहती थीं। दौलताबाद से वे लोग सागर, सागर से खंबायत और खंबायत से कावी और कंधार पहुंचे। कंधार से बतूता की यात्रा के अगले चरण का आरंभ हुआ। यहां जागीर नाम के जहाज से वह समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ। 2 दिन बाद वे बैरम और फिर कोका नाम की जगह पर पहुंचे। कोका गोवा का प्राचीन नाम है। 3 दिन बाद वे संदापुर द्वीप पहुंचे। संदापुर से हानोर पहुंचे। बतूता ने लिखा है कि उसने वहां बिना सिला कपड़ा पहनने वाली स्त्रियां देखी जो बेहद सुंदर थी। हानोर में उसने लड़के और लड़कियों की पाठशालाएं भी देखी। शिक्षा की ऐसी व्यवस्था उसे कहीं और देखने को नहीं मिली थी। 3 दिन बाद वह मालाबार के लिए चल पड़ा। मालाबार के बाद बतूता और उसके साथी चीन यात्रा के लिए जहाज में आगे बढ़े,
लेकिन समुद्र में ऐसा तूफान आया कि बतूता का जहाज बंदरगाह से दूर जा गिरा। मल्लाह बतूता का सारा सामान और दास दासियों को लेकर चले गए। बतूता ने जमीनी रास्ते से कोलम जाने का फैसला किया। चीन के निकट होने की वजह से कोलम में चीनी लोग बड़ी संख्या में आते थे। जहाज के मिलने तक बतूता ने हानोर वापस जाकर बादशाह के पास रहने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद वह कालीकट आने में सफल रहा और वहां से मालद्वीप के लिए चला गया। मालद्वीप से समुद्र के रास्ते बतूता लंका होते हुए मवर की ओर चल दिया, जिसे हम कोरोमंडल तट और कर्नाटक के नाम से जानते हैं। मवर का बादशाह गयासुद्दीन दासगानी रिश्ते में बतूता का साव लगता था। वहां बतूता एक महामारी की चपेट में आ गया, लेकिन देसी उपचार ने उसकी जान बचा ली। कुछ समय बाद जहाज लेकर बतूता कोलन चला गया और 1 महीने बाद हानोर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में ही समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला करके सारा सामान लूट लिया और यात्रियों के कपड़े तक उतरवा लिए। बतूता फिर से कालीकट आ पहुंचा और एक मस्जिद में शरण ली। वहां बतूता को पता चला कि मालद्वीप में उसकी पत्नी को पुत्र हुआ है। वह उससे मिलने मालद्वीप गया और वहां 5 दिन रहकर पत्नी पुत्र से विदा ली। मालद्वीप से वह फिर से जहाज में सवार हुआ और 43 दिन लंबी यात्रा के बाद बंगाल जा पहुंचा। बंगाल में बतूता और उसके साथी सबसे पहले सतगांव आए। विवरण के अनुसार यह हुगली के आसपास बसा था। यहां से वे कामरू के लिए रवाना हुए। चीन और तिब्बत से सीमाएं साझा करने वाला ये देश जादूगरों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ साल बाद बतूता चीन गया। इसके कुछ समय बाद बतूता के हबनक नामक नगर में पहुंचने के साथ पुस्तक समाप्त हो जाती है। हबनक के बारे में अनुमान लगाया गया है कि यह स्थान आज का कामाख्या हो सकता है। इब्न बतूता की भारत यात्रा नामक इस पुस्तक के माध्यम से हम 700 साल पहले के भारत के कई अनजाने पहलुओं से परिचित होते हैं। पुस्तक की शैली इतनी जीवंत है कि बार बार लगता है जैसे चीजें हमारी आंखों के सामने ही घट रही हो। लेकिन पुस्तक की बहुत सारी सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप इसे एक प्रामाणिक इतिहास की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बतूता ने इसे अपनी स्मृतियों के आधार पर बोल बोल कर लिखवाया था, तो इसमें कई जगह क्रमबद्धता की कमी महसूस होती है। कई जगह कुछ चीजें छोटी सी लगती हैं तो कई जगह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी जगहों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में ठीक ठीक अंदाजा लगाना कठिन है कि आज वे कहाँ हैं या तब कहाँ रही होंगी। हालांकि अनुवादक मदन गोपाल ने अधिक से अधिक संदर्भ देने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन इसके अनुवाद को भी 9 दशक बीत गए हैं और इस दौरान भारत का भूगोल बहुत बदल चुका है। पुस्तक का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे एक इतिहास पुस्तक की बजाय एक यात्रा वृतांत की तरह पढ़ा जाए। तभी आप उस रोमांच को महसूस कर सकेंगे जो इस महान यात्री ने किया था।